अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही दिलचस्प जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। और मौजू क्या बना बहस का, एक चेक था एक दावे के अंदर, उसका इस्तेमाल होता कुछ यूँ है कि एक ख़रीदार होता है और एक बेचने वाला होता है और उनके दरमियान में तनाज़ा आ जाता है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात चल रहे होते हैं, कोई मकान को लेकर, कोई जायदाद को लेकर। तो जो ख़रीदार होता है ना, वो अदालत में पहुंच जाता है और जाके दावा कर देता है सबसे निचली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। क्या कहता है वहाँ जाकर कि जनाब मेरे साथ इसके मामलात चले थे फ़रोख्त करने वाले शख्स के साथ, मालिक ज़मीन के साथ, और लेकिन अब ये उससे इनकार हो गया। लिखित पढ़त हुई भी है, मैं बाकी पैसे देता हूँ, ये मेरे से ले और मामलात को ख़त्म करे, मेरे नाम पे इंतकाल करे, मुझे मालिक बनाए। लेकिन जो दूसरी तरफ होता है डिफेंडेंट, जो कि एलिजिडली फ़रोख्त करने वाला शख्स होता है, वो कहता है जनाब मैंने तो इसके साथ कोई मामलात नहीं किए। तो दावा दायर होता है अदालत के अंदर। कौन सा दावा होता है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे कहते हैं दावा तामील मुख्तस। ये उमूमन तब किया जाता है जब लेन देन के मामलात चल रहे हों और एक उनमें से जो पार्टी है अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुनहरिफ हो जाए, उसे इनहराफ कर दे, जनाब मैंने तो नहीं किया, उसे इनकारी हो जाए, तो फिर उनमें से कोई भी फरीक जो है अदालत में अप्रोच कर सकता है। अब यहाँ पे हमारी कहानी के अंदर जो शख्स जिसने अदालत से अप्रोच किया वो था ख़रीदार, परचेज़र, लेने वाला शख्स। वो कहता है जनाब कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, ये लेता नहीं है और मेरे नाम पे इंतकाल नहीं कर रहा। तो ट्रायल कोर्ट क्या कहती है? ट्रायल कोर्ट कहती है कि जनाब आप सबसे पहले तो अपनी रेडीनेस एंड विलिंगनेस दिखाएं। किसको कहती है? ख़रीदने वाले शख्स को, कि आपकी नीयत का तो ज़रा पता चले, आपकी बसात और आपकी जो सलाहियत है कि आप कितनी कमर भी है कि नहीं, आपके पास पैसा भी है कि नहीं, और आप चाहते भी हैं कि नहीं। तो रेडीनेस एंड विलिंगनेस ये दो चीज़ें हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये रेडीनेस क्या होता है और विलिंगनेस क्या होता है और इनमें दोनों में फ़र्क क्या। आप अपनी नीयत ज़ाहिर करें कि बोनाफाइड परचेज़र हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप लेना चाहते हैं। तो उसकी नीयत कैसे पता चलेगी? कि अदालत के अंदर जितना रकम का मामला है, कि जितनी कीमत है ना, कि आप कहते हैं मैं देता हूँ, वो हमारे पास जमा करा दें। कल को आप केस जीत गए तो ये पेमेंट लेके उसको दे दी जाएगी सेलर को, और अगर आप केस हार गए तो आपकी पेमेंट आपको वापस दे दी जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट अराइज होता है। यहाँ पे एक नुक्ता है, बड़ा ही सेंसिटिव नुक्ता है, इसको समझिएगा और गौर से समझिएगा। तो जो होता है ना, जिसको अदालत ने ऑर्डर किया कि जनाब आप अदालत में पैसे जमा कराएं, यानी ख़रीदार को, परचेज़र को, तो वो क्या करता है? वो पैसे जमा नहीं कराता कैश में, अमूमन कैश में होते हैं, वो चेक जमा करा देता है। जितनी मालियत जज ने कहा होता है, वो कहता है ये ले चेक मैंने लिखा है, ये आपके वाले हैं। और जज साहब भी आगे जो मामलात हैं वो अल्लाह वाले से, उन्होंने जनाब वो चेक लिया और अपने अहलमद को कहा, उसको कहा कोर्ट ऑफ ऑफिसर कहते हैं अमूमन, तो अहलमद को कहा कि ये चेक लो और इसको संभाल लो, फाइल का हिस्सा बना लो, रिकॉर्ड के अंदर महफूज कर लो, कल को देखी जाएगी। अच्छा, अब ये जो चेक जमा कराया गया ना, यहाँ से पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट राइज हो गया। जो सेलर था ना, वो होशियार था, उनके वकील भी होशियार थे। सेलर कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो जनाब मामला पहुँच जाता है होते होते सारी एपीलेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, बीच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी होता है, हाई कोर्ट से भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है लास्ट कोर्ट में। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करूँगा क्योंकि हमारी एंडिंग स्टेज ये है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है इसी मुद्दे को लेकर कि आया ये चेक जमा भी हो सकता है कि नहीं, नकद की बजाय, जो जज साहब ने ऑर्डर किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जो है स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि ये ट्रायल कोर्ट ने कैसा फैसला कर दिया, बड़ी गलती की है ट्रायल कोर्ट ने, जो सबसे निचली कोर्ट है जहाँ पे पैसे का ऑर्डर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, हवाला मैं दे देता हूँ जजमेंट का, 2023 SCMR पेज नंबर 555 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा कि जनाब चेक जो है ना, उसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। 6 माह की मैक्सिमम मुद्दत होती है, उसके बाद वो स्टेल की कैटेगरी में आ जाता है, यहाँ वो एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद जो है, जो बेनिफिशरी होता है, जिसने होना होता है बेनिफिशरी, उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गिवर पे होता है। तो ये कैसा ऑर्डर कर दिया जज साहब ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कोई चेक नहीं यहाँ पे चलेगा, ये स्टेल हो जाते हैं, मुकदमा तो 4-4 साल चलते हैं, 10-10 साल चलते हैं, तो 6 माह बाद तो चेक ख़त्म हो जाना, तो इससे कोर्ट क्या फ़ायदा करेगी? और वो जो पैसे हैं वो वहाँ पे खड़े रहेंगे। और इसके बारे में जो है स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी उन्होंने वाज़िया तौर पे इस जजमेंट के अंदर ज़ाहिर की कि जनाब ये पॉलिसीज़ हैं, इस 6 मंथ्स के टाइम के बाद वो स्टेल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये क्या मामला आता है? अच्छा, उसके बाद जज साहब ने क्या कहा कि ये जो
पहली बात है चेक ऐसे नहीं होगा, चेक को कराएं इनकैशमेंट। सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इसको कैश किया जाए। कैश कराने के बाद ये रकम जो है एक सेविंग्स अकाउंट में जमा की जाएगी, यानी प्रॉफिट बीरिंग अकाउंट में, के पैसे भी जमा रहें और उससे मुनाफा आता रहे, वो रकम वहाँ पे बदबू ना छोड़ जाए, अपनी डिवैल्यू ना हो जाए, ठीक है, एक जगह पे स्टडी ना रहे। तो कल को अगर ख़रीदार जीत जाता केस तो वो रकम का उसको भी फ़ायदा होगा, उसकी रकम बड़ी होगी, और सेलर जीत जाता है तो दोनों को फ़ायदा होगा, जिसके पास भी कल को वो रकम जानी है। तो ये बड़ा एक हिकमत वाला फ़ैसला जज साहब ने किया कि इसको प्रॉफिट बीरिंग अकाउंट में रखें और जो कल को मुनाफा होगा वो उस तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। कैश रख के अपने आप को फंसाएं ना। और उसको फिर इसी तरीके से जज साहब ने कहा कि ये करके हमें रिपोर्ट भी भेजें। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि रेडीनेस और विलिंगनेस में फ़र्क है। और क्या है रेडीनेस? ये होती है कि आप रेडी हैं काम करने को, यानी आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ये रेडीनेस और विलिंगनेस किसकी देखी जाती है? परचेज़र की देखी जाती है, जो हमारे केस के अंदर मुद्दई था, जो केस लेकर आया था कि जनाब तुम रेडी हो, तुम्हारे पास वसाइल हैं, तुम्हारे पास लेन देन के मामलात हैं, तुम्हारी बैंक बैलेंस है। तो वो उस टाइम जो हमारा परचेज़र है मुद्दई, उसने वो विलिंगनेस अपनी शो की चेक की सूरत में, जो कि बाद में जज साहब ने ख़त्म कर दिया। और साथ में ये जो परचेज़र है ये बड़ा चालाक था, इसने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाई थी कि मेरे मामलात आप देखें जज साहब, मैं रेडी हूँ, मैं पे कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ होती है विलिंगनेस। विलिंगनेस होती है कि आप चाहते भी हैं कि नहीं। रेडीनेस हो रहा है कि आप तैयार हैं, पैसा है मेरे पास, तो इसको कहते हैं रेडीनेस। विलिंगनेस आपकी नीयत ठीक है, फतूर तो नहीं, शैतानी चीज़ें तो नहीं बीच में भर गई, दिमाग में कुछ नेगेटिव तो नहीं चल रहा। तो वो ये सारी चीज़ें कानून इसलिए रखा गया कि जब एक शख्स मुद्दई के तौर पे आता है, परचेज़र आता है अदालत में और वो कहता है कि जनाब मैं पैसे देने को तैयार हूँ, सेलर मुझे ज़मीन अब फ़रोख्त नहीं कर रहा, इनकार कर गया, मुड़ गया, तो ये ऐसे मामलात किए जाएँ तो जज साहब के ऊपर बाइंडिंग है कि उसकी नीयत चेक करें। और नीयत कैसे होगी? कॉन्डक्ट से, एटीट्यूड से। तो जज साहब उसको ऑर्डर करेंगे कि तुम जो अमाउंट है ना उस ज़मीन की, जितनी तुमने अपनी डील की थी उसके अंदर, डीड के अंदर, फ़रोख्त वाली और परचेजिंग वाली डीड में, सेल डीड जिसे कहते हैं, वो हमारे पास जमा करा दो, हम ज़ामन के तौर पर रहेंगे, हमारे पास महफूज रहेगी, ना वो अगले बंदे के पास जाएगी, वो हमारे पास कोर्ट में रहेगी, वो जमा कराओ। वो पहली दूसरी तारीख में जज साहब ऑर्डर कर देते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ ऑर्डर नहीं करना, प्यूरिटिव क्लॉज भी साथ लगाएं, सज़ा भी रखें हैं। यानी अगर एक शख्स एक मुद्दत के अंदर एक टाइम पीरियड दें बंदे को कि पैसे जमा कराओ, नहीं जमा कराता, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं शो करता, रेडीनेस शो नहीं करता, विलिंगनेस शो नहीं करता, तो उसका केस भी खारिज करें। ज़्यादा उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सज़ा वाली क्लॉज अपने फ़ैसले में नहीं रखेंगे कि केस को हम खारिज कर देंगे अगर मुकर्ररा मुद्दत में पैसे जमा ना कराए मुद्दई ने, तो इस तरीके से केस पे बड़े मनफी असरात पैदा होंगे, वो उसका नुकसान होगा दूसरी पार्टी का, और ये लिंगर ऑन होते रहेंगे। तो जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बड़े हिकमत पे और विजडम पे मबनी फैसला जात होते हैं। और ये जजमेंट एक बेहतरीन जजमेंट, अगर मैं कैटेगराइज़ करूँगी जितनी आज तक मैंने पढ़ी हैं, उनमें से मैं टॉप 10 में इसको रखूँगा कि कितनी खूबसूरती से बताया गया कि वो जो रकम है पहले तो चेक में ना हो, कैश में, और कैश भी जो है उसको किसी प्रॉफिट बीरिंग अकाउंट में रखा जाए कि ताकि उससे नफ़ा आता रहे। कल को केस जिसके भी हक़ में हो तो रकम जिसको भी जानी हो, चाहे तो परचेज़र को वापस आ जानी हो क्योंकि वो केस हार गया तो उसको भी मुनाफा हो, और अगर सेलर को जानी है तो उसको भी मुनाफा हो। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये भी कहा गया कि ये ऑटोमेटिकली एक बंदा आके पैसे नहीं अदालत में जमा करा देगा कि जनाब अब मैं चूँकि मुद्दई के तौर पे आ गया हूँ, मैं परचेज़र हूँ प्रॉपर्टी का, तो ये रकम पकड़ें तो मेरी बोनाफाइड इंटेंशन देखें। नहीं, जज साहब पहले ऑर्डर करेंगे कि रकम जमा कराई जाए, उसके नतीजे में अगला बंदा जो है रकम जमा कराएगा। और ये बड़ा ही बेहतरीन और उसको अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए फ़ैसले को। और ये जज साहब ने इस अपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बड़ी वज़ाहत से ज़ोर दिया इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।